अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शोबिज़ गपशप। आज जिन सितारों को हमने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है, लोगों को लगता है कि रातों रात उनका कोई जैकपॉट लगा और उन्होंने एक गाना गाया, वो हिट हो गया और उसके बाद शोहरत की बुलंदियों पर वो पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ लोगों को ये भी लगता है कि पता नहीं कोई उन्होंने मेहनत की है कि नहीं, स्ट्रगल की है कि नहीं, और वो किसी रिच फैमिली से थे, बस एक गाना उन्होंने गाया और अच्छा ब्रांड बनाया उसको और वो निकल गए आगे से। अब आज उनसे पूछेंगे कि उनका बैकग्राउंड है क्या, कितना पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने जब ये गाना गाया तो उनके दिमाग में था कि इतना उनको फेम मिलेगा कि पूरी दुनिया में वो जाने जाएंगे, और एक ऐसा गाना जो पहले ही हिट था और उसका रीमेक बनाना। इन सब सवालों का उनसे जवाब लेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलकार, मारूफ गुलकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं अब तो, ताहर अब्बास साहब हैं और उनके साथ राफेल एजाज हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जनाब। सबसे पहले ताहर भाई, मैं आपकी तरफ आता हूं। आप ये बताइएगा कि कैसे आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में आए, फैमिली बैकग्राउंड क्या था, किस इलाके से बिलोंग करते हैं, म्यूज़िक का घराना था। तो सवालात की बुछाड़ है मेरे पास, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि घराना आपका कैसा था और म्यूज़िक कहाँ से सीखा आपने, फिर आगे पूछे। देखिए, जहाँ तक घराने की बात है तो मैं ये कहता हूँ कि मैं तो बंजर ज़मीन से आया था, क्योंकि हमारे तो डिस्ट्रिक्ट में कोई सिंगर नहीं है, तो उस तरफ तो बड़ा इस चीज़ की जो है ना वो बड़ी कमी थी शिद्दत से कि कोई सिंगर नहीं है पूरे इलाके में। तो लेकिन ये है कि अंदर एक क्रेज़ था कुछ करने का, तो फिर मैं कराची गया। कराची ये है कि बैचलर्स मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया और वहाँ पे मैंने नापा ज्वाइन किया और आर्ट्स काउंसिल कराची। तो जो मेरे पहले उस्ताद थे, उस्ताद ज़फ़र अली ख़ान साहब, वो कराची आर्ट्स काउंसिल में सिखाते थे म्यूज़िक। तो फिर उनके पास मैं गया और मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट की म्यूज़िक की। बेसिकली मैं एज अ थिएटर आर्टिस्ट गया था, मतलब मुझे स्टेज परफॉर्मर था मैं, जो वहाँ की नापा की एक टीम थी। तो लेकिन उन्होंने मुझे कहा नहीं यार, आप सिंगिंग की तरफ आओ, आपका वोकल डिफरेंट है, और कराची में तो वैसा लाउड वोकल बहुत कम लोगों का था, तो वो एक मार्जिन था। तो सब लोग यही कह रहे थे कि आप जो है ना सिंगिंग की तरफ आएँ। तो वो एक पहला कदम था सिंगिंग की तरफ। बिल्कुल ठीक है, चलें अब राफेल की तरफ आते हैं। राफेल, आप कैसे इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में आई, आपका बैकग्राउंड कैसा था, घर वालों की सपोर्ट थी? मैंने सीखा नहीं हुआ और मुझे बहुत ही कम अरसा हुआ है, तकरीबन 2 से 3 साल सिंगिंग में, और सीखा नहीं हुआ। बस लोगों को ये कि आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, तो उन्हीं की वजह से मैंने स्टार्ट किया। और फैमिली तो बाबा और मामा के अलावा किसी को भी नहीं पसंद था कि मैं सिंगिंग करूं। अभी भी नहीं सपोर्ट करते, वो तो खुद ही सिंगिंग चल रही है। लेकिन ये कि बैकग्राउंड भी बिल्कुल ऐसा नहीं, हम थोड़े ज़िम्मेदार टाइप लोग हैं, तो ज़मींदार, और वो यही कहते हैं कि भाई लड़की जो है वो 10 पढ़े और बस उसकी शादी कर दे, घर वाले भी या यूँ। लेकिन मेरे बाबा बहुत सपोर्टिव है, मेरी मामा बहुत सपोर्टिव हैं और बहन भाई बहुत सपोर्टिव हैं। उनकी वजह से ही मैंने सिंगिंग स्टार्ट की है। पहले ताहिर भाई आपकी तरफ दोबारा से आता हूँ। आपने बात की सिंगिंग की, थिएटर की बात की, और आप कराची भी गए, तो थिएटर में आप अपना आइडलाइज किसको करते हैं, किसकी तरफ देख के आपको जुनून हुआ कि थिएटर की तरफ जाना चाहिए? एक्चुअली सीन ये है कि एक तो बचपन से एक्टिंग की तरफ और स्टेज की तरफ एक रुझान था। स्कूल कॉलेज में जो भी स्किट्स होते थे तो मैं खुद ही लिखता था। अच्छा। तो मेरे अंदर ये एक था कि मैं किसी राइटर के पास नहीं जाता था, किसी से पूछता नहीं था। मेरे माइंड में कुछ आइडियाज़ चल रहे होते थे और मैं छोटे छोटे 5 मिनट्स के 10 मिनट्स के स्किट्स बनाता था। तो स्कूल में ये होता था कि रेसिटेशन भी मैंने करनी है, नात भी मैंने पढ़नी है, फिर स्पीच भी मैंने कर देनी है और फिर टेबलू भी कर देना है। तो वो एक अंदर मल्टी टैलेंटेड चीज़ें जमा थी। तो फिर उसको किसी स्टेज पे मैंने कहा क्यों ना, अगर एक टैलेंट है तो उसको प्रॉपर किसी डिग्री की फॉर्म में लाया जाए। अच्छा। तो फिर ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक ही इदारा है जो थिएटर में आपको 3 इयर्स का कोर्स करवाता है, और वो नापा है, और वहाँ पे ज़िया मुहिउद्दीन साहब हैं और बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो इसलिए ये एक वजह बनी कि इसको जो है वो बाकायदा पढ़ा जाए कि इसकी हिस्ट्री क्या है और इसके पीछे क्या चीज़ है। स्टडी कहाँ तक की आपने ताहिर भाई, और क्या सीन रहा स्टडी का कुछ?
मैंने बैचलर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से और मास्टर्स मैंने फ़िलासफ़ी में किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और मैंने टॉप किया था। अच्छा अच्छा, मतलब टॉप तो कर लिया ताहिर भाई आपने। राफेल की तरफ चलते हैं। राफेल, आपने, ताहिर भाई ने तो टॉप कर लिया, आपका तालीमी सिलसिला कहाँ तक चला? पढ़ रही हैं क्या? मैंने टॉप नहीं किया मैंने सिर्फ सिंगिंग में टॉप किया। और ये कि मैंने बैचलर्स किया है यूसीपी से, अभी ही कंप्लीट हुआ है। और आगे फ़िलहाल तो सिंगिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान है, तो उसी को कंटिन्यू करना है। अच्छा, फैमिली की बात करें तो फैमिली की कोई सपोर्ट नहीं किया आपने, जैसे खुद बताया। तो पहली दफ़ा कब गाना गाया और कैसा रिस्पॉन्स था उसका? अच्छा, ये कि आज से तकरीबन 3 साल पहले अलहमरा की टीम आई थी हमारी यूनिवर्सिटी में ऑडिशंस देने। तो ऑडिशन से तकरीबन एक रात पहले मैंने बाबा से पूछा कि बाबा ऐसे ऐसे टीम आ रही है इंटरव्यू लेने सिंगिंग के लिए, तो आप बताएं मुझे करना चाहिए या नहीं। अगर तो आप मुझे परमिशन देते हैं तो ये कि मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं एक सिंगर बनूं, तो अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हो जाऊंगी। और अगर आप नहीं देते ना तो मुझे थोड़ा सा फील होगा, लेकिन मैं ये सोचूंगी कि मेरे लिए मेरे बाबा की बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर परमिशन मिल जाती है ना, तो फिर ये नहीं कि आप मुझे 2-3 साल बाद कह रहे हैं कि बेटा नहीं, अब ये अच्छा प्रोफेशन नहीं है ये वो। मैंने कहा बाबा मैं खुद हर चीज़ का ख्याल रख लूँगी। तो खैर उन्होंने, मामा को तो था कि बाबा बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे। तो सुबह बाबा मुझे कहते हैं कि हाँ जी आज मेरे बेटे का जो है वो ऑडिशन है, आप देखना आप ही सिलेक्ट होगी। और वाकई ऐसा हुआ कि 70 बच्चे थे जिसमें से सिर्फ एक मेरी सिलेक्शन हुई थी। और ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है मोटिवेशन के लिए कि मुझे था कि हाँ मैं, मतलब कुछ है मेरी आवाज़ में, जो 70 बच्चों में से सिर्फ एक मेरी सिलेक्शन हुई है। फिर वहाँ से मैंने उनके सीज़न के लिए भी सॉन्ग्स गाए और फिर ताहिर के साथ किया। अब इंशाल्लाह हमारे आगे भी गाने आ रहे हैं। ताहिर भाई, आपकी तरफ मैं आता हूँ, लाखों लोग अब आपको जानते हैं, गाना गाया, छा गए। फेम कैसा लगता है? लोग सेल्फीज वगैरह तो लेते जी, फेम जो है वो वाकई अनबिलीवेबल होता है। मतलब आप जितना भी इमेजिन कर लें कि ऐसे होगा, लेकिन जो आपके साथ एक्सपीरियंस होता है जब, तो वो थोड़ा डिफरेंट ही होता है। तो हमने माइंड में तो एक बनाया होता है कि स्टार होंगे तो ये होगा वो होगा, लेकिन लाइव एक्सपीरियंस मैं कहता हूँ एक भी बहुत होता है। अगर उसमें जब आप किसी का जज्बा, किसी का प्यार, किसी की मोहब्बत देखते हैं कि वो आपको एज अ स्टार देख रहा है, तो वो फीलिंग जो है वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। वो हर बंदे की डिफरेंट होती है। जितने भी स्टार्स हैं उनके साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। तो हमारे साथ भी बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं और डेली हो रहे हैं, अभी तक हो रहे हैं। तो ये है कि यकीन तो अभी तक नहीं आ रहा हमें कि यार ये इतना मतलब सीन हो गया। गाना तो ताहिर भाई चले हिट हो गया, स्ट्रगल कितनी थी इसके पीछे? इससे पहले भी हमने देखा कि बड़े बैंड्स बने, बड़े बड़े नाम थे, बड़े मशहूर रॉक बैंड पाकिस्तान में बने और वो फिर टूटे भी। उसी तरह से आपके सामने सारी स्टोरीज हैं। तो आपकी टीम कैसे बनी, इसको लेकर कैसे चल रही है? सर स्ट्रगल तो ये है कि आप देख लें कि एक बच्चा जो है वो इंटर के बाद विहाड़ी से कराची चला जाता है और सारी फैमिली छोड़ के और रिलेटिव्स और दोस्त, तो वो एक एज ऐसी होती है कि जब आपने एंजॉय करना होता है और आप जो हैं वो छोड़ के तो एक ऐसे जगह पे चले जाते हैं। और जिन डेज़ में मैं कराची में था उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे। मुझे याद है कि जब मैं आर्ट्स कौंसिल से वापस जाता था तो फायरिंग हो रही होती थी और अक्सर मैं डरता डरता कांपता मैं पहुंचता था। लेकिन मैं जितना अरसा कराची रहा कोई ऐसा दिन नहीं था कि मैं आर्ट्स कौंसिल ना गया हूँ। मतलब मुझे नींद ही नहीं आती थी अगर मैं आर्ट्स कौंसिल ना जाऊँ, मैं किसी एक्टर से ना मिलूँ, किसी सिंगर से ना मिलूँ, या मेरी कोई क्लास ना हो या मैं कोई प्रोग्राम अटेंड ना करूँ, तो मुझे लगता था यार ये मैं आज सो ही नहीं सकता, ये तो अधूरी होगी, लाइफ तबाह हो गई। ठीक है, तो ये एक क्रेज़ बहुत ज़्यादा था कि मैं, मतलब मेरी कोशिश होती थी कि मैं मैक्सिमम टाइम जो है ना वो वहाँ पे गुजारूँ। तो वो एक टाइम रहा 3 से 4 साल जो मैं कराची में रहा, वो बड़ा एक मुश्किल टाइम था क्योंकि मैं जिस हॉस्टल में रहता था वहाँ पे मैं अकेला था। मेरा नाम रखा हुआ था पंजाबी, कि वो ऊपर रूम में एक अकेला पंजाबी रहता है। तो बाकी कोई सिंधी, कोई बलोची, कोई पठान और कोई गिलगित के लड़के थे। और तो ये एक पूरा, आपको पता है कि जब आप किसी नए शहर में जाके रहते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है आपको चीज़ें मैनेज करना। तो वो सारी चीज़ें बर्दाश्त की और लगे रहे बस। बहुत ज़बरदस्त, आपने स्ट्रगल भी बहुत की और पढ़े लिखे भी हैं, एज भी है। पहले ताहिर भाई ऐसे होता था कि इंडस्ट्री में जो लोग आते थे उनको बुरे अलकाबात दिए जाते थे, अच्छा नहीं था समझा जाता। आजकल हम देख रहे हैं ये ट्रेंड है, ख़ास तौर पे कराची की आप जिक्र कर रहे हैं, तो बड़ी पढ़ी लिखी आवाम सामने आई है। क्या समझते हैं कि पढ़े लिखे लोगों का इंडस्ट्री में
कितना रोल है आगे और कितनी ज़रूरत है पढ़े लिखे लोगों की इस इंडस्ट्री को भी? देखिए जी, जहाँ तक पढ़े लिखे लोगों का ताल्लुक़ है तो बेसिकली तो ये मैं कहता होता हूँ, जैसे फ़िज़िक्स है, जैसे केमिस्ट्री है, जैसे बायो है, वैसे ये भी एक पूरा सब्जेक्ट है। और ये एक नहीं, पता नहीं कितने सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप सिर्फ म्यूज़िक की बात करें तो उसमें थियोरेटिकल म्यूज़िक एक पूरी अलहदा चीज़ है, प्रैक्टिकल म्यूज़िक एक पूरा अलहदा सब्जेक्ट है, और साउंड जो फिज़िक्स की एक ब्रांच है। तो आप देख लें कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं तो ये बाहर के जर्मनी के या इंडियन वो इंजीनियर्स होते हैं जो कि फ़िज़िशियन होते हैं, जिन्होंने फ़िज़िक्स पढ़ के तो फिर वो इस काम की तरफ आते हैं। तो हमारे यहाँ मेरा ख्याल के मुताबिक सबसे ज़्यादा इस चीज़ की कमी है, नॉलेज नहीं है लोगों के पास कि अच्छा यार, ये अगर लोग म्यूज़िक को एक सब्जेक्ट समझें, जैसे वो मैथ को एक सब्जेक्ट समझते हैं, तो फिर वो उनकी जो सीखने की सलाहियत होगी वो भी फ़र्क होगी। ठीक हो गया ताहिर भाई। राफेल की तरफ आता हूँ। राफेल, जब आपने पहला गाना गाया, यूट्यूब की तरफ आ गई आप और हिट हो गया वो गाना, घर वालों का रिएक्शन कैसा था, मोहल्ले वालों का रिएक्शन कैसा था, ख़ास तौर पे हमारे माशरे में रिश्तेदारों का रिएक्शन? हाँ जी, शोर तो काफ़ी मचा था, अभी भी मचता है। मेरी नानी माँ की आवाज़ बहुत अच्छी है, मेरे बाबा की आवाज़ बहुत अच्छी है, उन्हीं की वजह से शायद मेरी बहुत अच्छी है। तो बाबा ने सुन के यही बोला था कि गाना बेटे बहुत अच्छा गया है। और मेरे भाई को मेरी आवाज़ नहीं अच्छी लगती है, पता नहीं अच्छी लगती होगी कि नहीं। वैसे भाई कहता है पता नहीं कैसे लोग तेरी आवाज़ सुन लेते हैं, मतलब कानों में चुभती है। तो कुछ भाई का प्यार भी ऐसा ही होता है। लेकिन इस गाने पर से मुझे फ़ौरन बोला ये तेरा सबसे अच्छा आज तक का गाना है, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे तभी हो गया, मैंने कहा हाँ ये गाना अच्छा है। जबकि जब इस गाने को हमने रिकॉर्ड करना था तब मुझे गाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी इसको लेके। लेकिन गाने का रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। ठीक है राफेल, आजकल इंडस्ट्री में, शोबिज़ इंडस्ट्री में मी टू का बड़ा शोर है। पाकिस्तान हो या इंडिया हो या हॉलीवुड देख लें, हर तरफ मी टू का शोर है। इंडस्ट्री में ज़ाहिर है मुआशरे के किसी भी हिस्से में ये हरासमेंट का इशू हो सकता है। आपके साथ तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ या कोई इस तरह की बदमज़गी तो नहीं? मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मेरा सबसे पहली बात कि ये मानना है कि अगर लड़की खुद ठीक है तो कोई भी गलत बात उसके साथ नहीं हो सकती है। अब मेरी मामा मेरे साथ हर जगह पे जाती हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो कोई कंसर्ट हो, कुछ भी मेरी मामा ने मेरे साथ जाना है। और एक पेरेंट्स की वजह से ना बच्चों के जहन में ख़ुद में भी ये बात आ जाती है कि यार उन्होंने हमारे पे इतना ट्रस्ट किया है तो हमने उनका ट्रस्ट रखना है। तो मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है कि नहीं कोई ऐसी बात हुई है। बिल्कुल ठीक हो गया। ताहिर भाई की तरफ दोबारा आते हैं। ताहिर भाई, मुझे आपने इसका ज़रा कोई जवाब देना है क्योंकि मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। तो ब्रेक पे जाने से पहले ये बताएं कि राफेल के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी है और एज अ कोलीग ये कैसी हैं, क्या कहेंगे आप? एज अ कोलीग बहुत अच्छी हैं राफेल, और कोऑपरेटिव हैं बहुत। और जब हमने सॉन्ग करना था तो मैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के हमने ऑडिशन किए, लम्स के, यूसीपी के और एलजीएस बीकन हाउस के और किप्स के बच्चे थे हमारे पास, यूनिक के थे। तो सारे डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट थे उनमें से हमने देखा। तो हमें कोई ऐसी वॉइस नहीं लगी कि जो इस सॉन्ग के लिए सूटेबल हो, क्योंकि हम इसकी पूरी फ़िलॉसफी चेंज करना चाहते थे सॉन्ग की। तो उसमें फिर हमें जो है ना राफेल का एक गाना हमने सुना सोशल मीडिया पे, तो हमें लगा कि यार ये लड़की बेस्ट होगी। मतलब मैंने जब पहली दफ़ा इसका सॉन्ग सुना तो मुझे ये फ़ील आई कि यार इस लड़की ने अगर ये गाना गा दिया तो ये हिट हो जाएगी पक्की। इसको नहीं पता था अभी कि ये क्या सीन है, तो ये एक फील थी। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी है ताहिर अब्बास से और राफेल एजाज से। अभी मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक नाजरीन। बातचीत चल रही है राफेल एजाज और ताहिर अब्बास से और बड़ी ही खूबसूरत बातों का सिलसिला इनसे ब्रेक से पहले जारी था। तो बता रहे थे आप ताहिर भाई के कोलीग कैसी हैं, लेकिन ये मिले कहाँ थे आप? ये मुलाकात कैसे हुई आपकी इनके साथ? आप मिले ऐसे थे कि मैंने इनको सोशल मीडिया पे देखा था, इनकी वीडियो, और वो मैंने सुनी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इनको मैसेज किया फेसबुक पे और इनका कोई 15 दिन के बाद रिप्लाई आया। ठीक है,
तो फिर उसमें ये था कि मैंने बोला कि हम आपके साथ एक सॉन्ग करना चाह रहे हैं, एक प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो फिर इनकी मामा से मेरी बात हुई, तो हमारी जो मीटिंग है वो गुलबर्ग में एक मेजनेट होटल में हुई। वहाँ पे इनकी मामा भी आई और हमने वहाँ पे बैठ के ये प्रोजेक्ट डिस्कस किया। और तो तब हमारी जो पार्टनर थी सोफिया नज़ीर, जो यूके में होती हैं, वो भी आई हुई थी। तो हम 4 लोगों ने बैठ के ये आइडिया डिस्कस किया कि ये सॉन्ग है। और पहले हमने सुना कि राफील कैसा गा रही हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा गाया और ये हमारी पहली मीटिंग थी। राफिल, आपको ताहिर अब्बास एज अ कोलीग कैसे लगते हैं? और जब इन्होंने आपसे रब्ता किया था तो आपको क्या लग रहा था कि कोई पीछे हमें पड़ गया है या वाकई लग रहा था कि कोई अपॉर्चुनिटी दस्तक दे रही है? हाँ, ताहिर जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे ही कि हम सहेलियाँ हैं। हाँ। अच्छा। हम दोस्त कम, हम सहेलियाँ ज़्यादा हैं। और मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ इसके साथ। सबसे ज़्यादा यही मैटर करता है कि आप जिसके साथ भी काम कर रहे हो, आप उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो। जैसे आपने पहले क्वेश्चन पूछा है कि आपके साथ कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं। ताहिर हर चीज़ की बहुत ज़्यादा केयर करता है, शायद इसी वजह से ये मेन रीज़न है कि हम साथ काम कर रहे हैं। वरना जैसी फैमिली में मैं बिलोंग करती हूँ या जैसी केयर मैं चाहती हूँ अपने लिए, अगर कोई भी ऐसी बात होती तो हम साथ काम ना करते। लेकिन माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है। और जब इसने कांटेक्ट किया था तो मेरे ख्याल से मैंने मैसेज एक तो पहले देखा ही नहीं ना, और फिर अच्छा। जब देखा भी है तकरीबन 10 दिन बाद मैंने देख लिया था। क्योंकि मैंने कहा ये ना कुछ ऐवे ही होगा, कुछ भी नहीं है, ये तो ऐवे बोल रहा है। अच्छा। क्योंकि कई मैसेज ऐसे आ जाते हैं और अगर आप उनको रिस्पॉन्स भी करते हो ना तो आगे से कहते हैं आपसे बात करने का दिल चाहता, या बस मिलना है आपसे, वो एक सेल्फी और ये वाला इस तरह की बात होती है। तो मैंने कहा ये भी ऐवे ही है। तो खैर फिर ताहिर ने कांटेक्ट जब अपना नंबर दिया और कहा कि प्लीज़, मैम का सारा बताया मुझे, मैम सोफिया का। तो फिर मैंने मामा को बोला कि आप कॉल करके पूछ लें कि क्या बात है। फिर हमारी मीटिंग का डन हुआ और वहाँ पे मामा साथ गई हैं। और यही है कि बस मामा ने इसको प्रूव किया और फिर मैंने किया। चले, बातें तो बहुत होगी आप दोनों से, अब दुनिया को ज़्यादा वेट नहीं करवाते, सुनाते हैं आपका वो शाहकार जिसकी दुनिया तरस रही थी। तो आइए जरा सुनते हैं, सुनाएंगे। विरुसे न कर मेरी जान सजना, विरुसे न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहां न कर मेरी। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर ते करिए की मान सजना, कदी साडा भी ते बन मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। वेल डन जी, बहुत शानदार। ताहिर भाई, ये बताइएगा कि इतनी दुखी गाने को इतना दिलकश कैसे बना दिया कि हर बंदे की ज़ुबान पे आप ये गाना? इसमें हम ये कहेंगे कि जो म्यूज़िक कंपोज़र है ना, उनका बड़ा हाथ है। क्योंकि कामरान अख्तर साहिब जो हैं वो पाकिस्तान के टॉप गिटारिस्ट हैं, और बाकिर अब्बास जो कोक स्टूडियो में भी होते हैं, तो वो लोग, ये पहले भी उन्होंने ही बनाया था सॉन्ग, उन्हीं की फैमिली ने, ताफू बरादरान ने। और अब भी क्योंकि ये उनकी एक अपनी जो है वो क्या कह लें आप, ब्रेन चाइल्ड है, तो उनको पता था कि इस सॉन्ग को अगर मोल्ड करना है तो कैसे करना है। तो उन्होंने जो इसकी जो म्यूज़िक बना दिया ना वो बिल्कुल। और फिर जो हमारे वोकल्स थे कि वो पहले मैडम जी ने जो गाया है वो ज़रा हैवी वोकल्स के साथ गाया है, कि मतलब वो कह रही हैं कि नाराज़ नहीं होना, तो राफील ने ज़रा तरला डाला है कि नहीं नाराज़ नहीं होना। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा इसलिए। चले राफिल, आपकी क्या फीलिंग्स थी इस गाने को फाइनल करने से पहले? क्या फीलिंग थी? मुश्किल नहीं, मुझे तो बला लग रही थी क्योंकि मुझे गाना ही नहीं पसंद था ये वाला। तो मैं कहती थी कि मैंने ये गाना नहीं गाना है। तो जिस दिन मेरा ऑडिशन हुआ था उस दिन भी मैंने बोला कि ताहिर ने मुझसे पूछा कि आपको ये गाना आता है? तो मैंने कहा सुना हुआ है मैंने। अच्छा थोड़ा सा गुनगुना दो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आता है। और मैंने बोला मुझे नहीं आता है। कहते एक मिनट आप सुनाओ तो सही। तो मैंने जितना आता था उतना गुनगुना दिया। तो कहने लगा कि हम ना यही कर रहे हैं, बस ये फाइनल है, तुमने बहुत अच्छा गा दिया। तो मैंने कहा मैंने तो ये गाना कुछ भी हो जाए ना, ये वाला गाना नहीं गाऊंगी, कुछ कोई और गाना करवा लो। कहता नहीं यही करना है। और वोकल दे दिए जिस दिन, उस दिन अच्छे तो दिए थे लेकिन इतना नहीं था यकीन, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं थी गाने से, तो यकीन नहीं था कि इतना वायरल हो जाएगा।
तो ताहिर भाई, आप क्यों इस गाने पे फंसे रहे? सुन भी लिया आपने कि राफेल को ये पसंद नहीं था, तो आप क्यों इसी पे ही इसरार? एक्चुअली देखिए, हमारी जो टीम थी ना इसके पीछे, बिज म्यूज़िक हमारा एक रिकॉर्ड लेबल है और उसमें हमारे कुछ टीम मेंबर्स भी हैं, तो उनकी तरफ से ये भरपूर इसकी आप कह लें कि वो यूके में जो सिख कम्युनिटी रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा ओन करते हैं इस सॉन्ग को। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई यूके में तो ये बहुत ज़्यादा सुना जाता है, तो आप ये गाना करें। अगर पाकिस्तान में किसी ने ना भी सुना तो जो बाहर की कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, उन लोगों की कुछ यादें वाबस्ता हैं इस गाने के साथ, कुछ फीलिंग्स हैं उनकी। तो हमने कहा चलें फिर ठीक है, तो इसलिए फिर हमने कहा कि नहीं ठीक है फिर इसको करते हैं। फिर जब म्यूज़िक बन के आया तो म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद था और मुझे लगा कि यार ये कुछ डिफरेंट होगा, इसलिए मैं स्टिक था इस आइडिया पे कि यार यही करना चाहूँ। अच्छा, म्यूजिक आ गया, गाना बन गया, यूट्यूब पे अपलोड हो गया, फिर क्या फीलिंग्स थी? हिट होगा कि नहीं, क्या सोच रहे थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने गाना किया, हमने कहा बस ठीक है, एक नॉर्मल सा रिस्पॉन्स आएगा और ओके है। लेकिन जब ये वायरल हुआ, मतलब आप कह लें कि 5% भी हमें वो वाली नहीं थी कि ये मतलब इसका रिस्पॉन्स इस तरह मिलेगा। ये कुछ 500 टाइम्स हमारी एक्सपेक्टेशन से हट के इसका रिस्पॉन्स मिला। हाँ, कुछ टाइम बाद आया था। हाँ बिल्कुल, और 1 महीने के बाद इसका रिस्पॉन्स आया सॉन्ग का। मतलब जब हिट हुआ तो फिर एक रात में हो गए कि मतलब वो मिलियंस में आ गए व्यूज़। और जो भी वीडियो लगा रहा है, टिकटॉक पे ट्रेंड चल गया कि अगर आप इस गाने पे वीडियो बनाएंगे तो आप वायरल हो जाएंगे। यूट्यूब पे ट्रेंड चल गया कि अगर कोई बंदा अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड करेगा तो उसके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो जाएंगे। और लोगों के 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए सिर्फ ये गाना लेके, और अभी भी कोई ये 400 यूट्यूब चैनल्स पे अपलोडेड है ये गाना, और मेरे चैनल पे अभी भी नहीं लगा। गाना आपने अपलोड कर दिया, हिट भी हो गया, 1 महीने बाद जाके, तो कितनी दफ़ा देखा था आपने कि हिट हुआ है कि नहीं? कोई थरथल्ली तो मची होगी। स्टार्ट में देखा 1 वीक और उसके बाद हम भूल गए कि ठीक है गाना हमने किया था, बस अपलोड कर दिया है और बस ठीक है लोग सुन रहे हैं। उस वक्त तक ये था कि जो अपने फ्रेंड्स थे वो कुछ वीडियोस बना बना के भेज रहे थे, तो हमने कहा यार ये क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हैं तो इसलिए ये हमें प्रमोट कर रहे हैं और ये हमारी वीडियोस बना रहे हैं। कोई शादियों में जाके लगा के वीडियो बना के भेज रहा है, कोई गाड़ी में वीडियो भेज रहा है, तो रिस्पॉन्स मिल रहा था लेकिन अपने जानने वालों की तरफ से मिल रहा था। और वो ऐसे लग रहा था कि ये जैसे कि वो वैसे ही हमें ना कर रहे हैं कि यार अच्छा है, हाँ घर वाली बात है, घर वाले लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लेकिन जब डिफरेंट लोगों से आया ना रिस्पॉन्स, जिन लोगों को हम जानते ही नहीं और वो कोई सेलिब्रिटीज़ हैं, मसलन हुमायूं सईद की मुझे वीडियो आई, माहिरा खान की आई, और वो हमारे लिए शॉकिंग था यार ये क्या हो गया, ये वाकई वायरल हो गया गाना हिट हो गया और उसके बाद जाहिर है रिस्पॉन्स भी आना था। कौन कौन से ऐसे लोग थे जिनकी तरफ से पुशअप हुआ कि वेल डन भाई, हाँ हमजा वाकई कमाल कर दिया, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी तरफ से जेलसी की भी स्मेल आई होगी, क्या कहते हैं? जेलसी देखिए बहुत सारे लोग होते हैं आपके करीबी जो आपसे जेलस भी हो रहे होते हैं। मुझे ये लगता है कि जो फेम मिलता है ना इंसान को, वो हमेशा उन लोगों से मिलता है जो आपको नहीं जानते। बिल्कुल ठीक है, आपके जो 7 लोग होते हैं वो सिर्फ आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपके सपोर्टर होते हैं बहुत बड़े, वो आपकी कामयाबी का हिस्सा ज़रूर होते हैं, वो आपको सपोर्ट ज़रूर कर रहे होते हैं। लेकिन जब भी कोई बंदा फेमस होता है या वायरल होता है तो वो उन लोगों की वजह से होता है जो उसको बिल्कुल भी नहीं जानते, जिनको कुछ नहीं पता ये कहाँ का है, क्या करता है, क्या नहीं करता। तो हमेशा वायरल आपको वही लोग करते हैं जो आपको नहीं जानते। अच्छा, म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो आप तो स्टेज के बंदे थे, आप म्यूज़िक की तरफ आए, तो म्यूज़िक में किसको आइडलाइज करते थे आप? किस वजह से आप म्यूज़िक की तरफ आए? इस मामले में मैं इस चीज़ का आदी हूँ कि इंसान की अपनी एक शनाख्त होनी चाहिए। मतलब अगर हम पंजाबी हैं या हम सराइकी हैं तो भाई वो हमारी स्ट्रेंथ है। अब मैं इंग्लिश बोल के किसी अंग्रेज़ को इम्प्रेस नहीं कर सकता और ना ही वो मुझसे होगा, तो मेरी अपनी शनाख्त कहाँ है? इसलिए मैंने जो पहला गाना किया वो पंजाबी सराइकी मिक्स था, जो हमारी प्योर हमारे एरिया की लैंग्वेज है। तो मैंने गिफ्ट दिया, तब मेरे पास ये भी ऑप्शन थी कि मैं कोई इंग्लिश गाना गा के तो बड़ा कोई मम्मी डैडी लड़कों को इम्प्रेस कर लूँ, तो मैं क्यों करूँ उनको इम्प्रेस? तो मैं कहता हूँ कि इंसान की स्ट्रेंथ वो होती है जो उसकी मादरी ज़ुबान होती है। अगर वो उसके अंदर जाएगा तो वो फिर खान साहब की कवाली सुनने के लिए जापान वाले भी बुलाते थे उनको, तो वो अगर वहाँ पे जैपनीज़ गाने लग जाते तो जैपनीज़ तो उनसे बेटर सिंगर भी थे। तो मतलब इंसान की आइडेंटिटी जो होती है ना वो उसको बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाती है। तो मेरा यही मानना है कि अपनी ज़ुबान के अंदर, और जो मेरी मादरी ज़ुबान है उस लहजे में और उस ज़ुबान में जब मैं गाऊँगा तो फिर मतलब मैं
स्ट्रॉन्ग रहूँगा ज़्यादा। ठीक हो गया। सराइकी की आपने बात की, तो सराइकी की बात करें तो हिजर सबसे ज़्यादा अच्छा सराइकी में पढ़ा जाता है। सबसे ज़्यादा मीठी ज़बान सराइकी की है। सुल्तानुल आशिकीन बाबा गुलाम फरीद का शोरा आफाक कलाम और बहुत सारे कलाम सराइकी में हैं। तो सराइकी में भी आगे कुछ गाने का आपका इरादा है कि नहीं, कुछ करना चाह रहे हैं अंदर? हाँ जी बिल्कुल, काफ़ियाँ हैं। आप देखें ना, हमारा इतना सारा लिटरेचर जो है वो आप देख लें कि वो ख्वाजा साहब की काफ़ियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें वो लिख गए हैं कि जो आज के यूरोप के बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स भी अगर वो लिखते हैं तो सूफीज़म में अब अमेरिका में पीएचडी हो रही है। तो वही थॉट्स हैं जो बुल्ले शाह की थी, वही थॉट्स हैं जो हमारे सूफिया कराम की थी। तो हम तो अगर सिर्फ अपना लिटरेचर देखें तो वो बहुत ज़्यादा वाइड है और इतना अच्छा अच्छा लिखा हुआ है। और बुल्ले शाह का कलाम देख लें आप, और तो वारिस शाह का कलाम देख लें। तो मेरी है इसमें कि मैं ज़रूर कुछ सूफियाना गाऊँ, कुछ ऐसी चीज़ें। हमारा नेक्स्ट सॉन्ग भी सराइकी है। हाँ, हमने तो सराय मुल्तान पे हमने पूरा गाना बना दिया और हमने कहा कि जी जनूबी पंजाब को कोई लिफ्ट नहीं कराता। और हमारा एरिया है, देखें आप, जंग पे भी गाने बनते हैं, लाहौर पे भी गाने बनते हैं, तो रावलपिंडी पे इतने गाने हैं, तो मुल्तान पे किसी ने कोई गाना नहीं बनाया। तो हमने फिर एक सराइकी सॉन्ग बनाया है, उस सॉन्ग का नाम है मुल्तान। चलें जी, बहुत बेहतरीन हो गया। और आपका मुल्तान जो गाना है वो हिट भी जा रहा है इस टाइम। तो राफेल की तरफ चलते हैं। राफेल, आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या है और आगे आपकी तरफ से हमें क्या सुनने को मिले? मेरे तो काफ़ी अच्छे फ्यूचर प्लान्स हैं, एज़ के मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गुलूकारा बन जाना है इंशाल्लाह मैंने। और बहुत इंशाल्लाह। पॉजिटिव हूँ मैं इस चीज़ को लेके ठीक है। कि इंशाल्लाह मुझे रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलेगा। और मैं, क्योंकि अब मैंने सीखना शुरू भी कर दिया, कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ पहले गाने से कि अगर लोग इतना लाइक कर रहे हैं हमें, तो हमें चाहिए कि हम भी अपने आप को और पॉलिश करें। बिल्कुल। तो सीखना भी शुरू कर दिया, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक हो गया। वक्त हमारे पास भी बहुत कम, आखिरी चंद मिनट मुझे कहा जा रहा है, तो कुछ और भी सुना दें हमारे नाजरीन को, ज़रा और मज़ा आ जाए। चेहरा तुम्हारा देख कर पागल सी हो गई सनम, तुझको तुझी से छीन कर खुद से भी खो गई सनम, आँखों में एक तू है या मेरी बेखुदी है, जान भी दे दूं तू कहे ओ जाने जाना, जान भी दे दूं तू कहे ओ जाने जाना। बेहतरीन हो गया और लाजवाब हो गया। अब आप दोनों से मेरा आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तान के होनहार गुलकारों ने सिर्फ लॉलीवुड में नहीं, बॉलीवुड में भी अपनी फतह के झंडे गाड़े और बड़ा प्लेबैक सिंगिंग में उनका हमेशा नाम रहा। तो आप दोनों को भी अगर मुस्तकबिल में या अभी जब भी प्लेबैक सिंगिंग का लॉलीवुड में या बॉलीवुड में चांस मिले तो आप लोग करें? बिल्कुल देख रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल एक्सेप्ट यही तो करें। फ्यूचर होगा। नाज़रीन, आपने शोबिज़ के इन सुपरस्टार्स की गपशप सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले सितारे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।